Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English. हम आज पढ़ेंगे पोइट्री सेक्शन में द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये विलियम वर्ड्सवर्थ का सोनेट है। इस सोनेट में जो हम पढ़ेंगे वो है इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। किसी भी क्वेरी के लिए आप इस नंबर पर जब चाहें कॉल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। एग्जाम पॉइंट की बात करें तो ये जो पोइम है एक प्रकार का सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट है, और ये 1802 में कंपोज होता है और 1807 में इनका पोइम इन 2 वॉल्यूम्स का नाम का पोएटिक वॉल्यूम है उसमें पब्लिश होता है। ये जो सोनेट है ये पेट्रार्कन सोनेट है जो कि ऑक्टेव और सस्टेट 2 भागों में डिवाइड है। एक्चुअली में होता क्या है, ऑक्टेव में एक प्रश्न को उठाया जाता है और सस्टेट में उस प्रश्न का सॉल्यूशन दिया जाता है। तो पेट्रार्कन सोनेट का मॉडल ही यही है कि ऑक्टेव और सस्टेट में डिवाइड होता है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का ये सोनेट भी ऑक्टेव और सस्टेट में डिवाइड है। दूसरी बात करें, इसकी जो राइमिंग स्कीम है इस सोनेट की वो ए बी बी ए सी डी सी और डी सी डी है। अब हम इस पोइम के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन की बात करते हैं। तो यहाँ पहली 2 लाइन का अर्थ है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। यहाँ वर्ल्ड का आशय है वर्ल्डली केयर्स सच एज मनी, पोजीशन एंड पावर। इनके संसार की जो मेटेरियलिस्टिक पोजीशंस हैं, भौतिक संपत्तियां हैं, उनको कवि ने कहा है वर्ल्ड। और टू मच विद अस का अर्थ है हम इन संसार की संपत्तियों की बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, हम इनको प्राप्त करना चाहते हैं। और लेट एंड सून का अर्थ है अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इन द नाइट। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, खर्च कर रहे हैं और कमा रहे हैं। बी ले बेस्ट ऑफ आवर पावर्स, और हम अपनी जो शक्तियां हैं उन सबको नष्ट कर रहे हैं। तो इन 2 लाइन का अर्थ होता है कि हम लोग इस संसार की भौतिक संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। द वर्ल्डली केयर्स सच एज मनी, पोजेशंस एंड पावर। तो बी ले बेस्ट आवर पावर्स गेटिंग एंड स्पेंडिंग। तो कह रहे हैं इस संसार की संपत्तियों को हम खर्च करने में और कमाने के लिए अपनी जो शक्तियां हैं, अपना समय, अपना मन और अपनी ऊर्जा, और इसके साथ साथ अपने सोचने की, समझने की और देखने की शक्ति जो है वो हम खाने और कमाने में, इन भौतिक संपत्तियों को प्राप्त करने में नष्ट कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं 2 लाइन समझ में आ गई होंगी। अगली लाइन कह रहे हैं लिटिल बी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स सॉर्डेड बून। तो लिटिल बी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, यहाँ कह रहे हैं कि संसार में जो प्राकृतिक सुंदरता है, चारों तरफ जो आपकी नेचुरल ब्यूटी है, उसकी तरफ हम जरा भी नहीं देखते। कहने का अर्थ है कि हमारा ध्यान जो है, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स, हमारा जो ध्यान है अ सॉर्डेड बोन, बेकार के उपहार के लिए हमने लगा दिया है, हमने घृणित उपहार में लगा दिया है। तो घृणित उपहार में इन्होंने किसके लिए कहा है? इन्होंने भौतिक संपत्तियों को घृणित उपहार कहा है। अभी प्रूव करते हैं कैसे है। तो यहाँ पर 2 लाइनों में कह रहे हैं, इन 2 लाइनों में, कि हमारे चारों तरफ प्राकृतिक जो सुंदरता फैली हुई है जो कि हमारे लिए है, उसमें हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमने अपना जो दिल लगाया है वो सॉर्डेड बून में लगाया है, इन भौतिक संपत्तियों को कमाने में लगाया है।
तो सॉर्डेड बून भौतिक संपत्तियों को क्यों कहा है? इसका अर्थ यह है क्योंकि भौतिक जो संपत्तियां हैं, एक तरफ तो हम चाह रहे हैं कि हमारा लाभ पहुंचाती हैं, दूसरी तरफ इन्हीं भौतिकवादी सोच ने हमको प्रकृति से दूर कर दिया है। जबकि हमको प्रकृति की सुंदरता जितनी व्याप्त है उसमें लगाव होना चाहिए। तो ये भौतिक संपत्ति इसलिए हमारे लिए सॉर्डेड बून हो गई है क्योंकि इसने हमारे साथ, प्रकृति के साथ जो सामंजस्य की भावना थी, जो हमारी ट्यूनिंग मिल रही थी, जो हार्मोनी थी हमारी नेचर के साथ, उसको इसने नष्ट कर दिया है। यही कारण है इस भौतिक संसाधनों को, मैटेरियलिस्टिक पोजेशंस को उन्होंने सॉर्डेड बून कहा है। द सी दैट बेयर्स हर bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours। तो यहां कह रहे हैं, यहां इन्होंने समुद्र को एक स्त्री माना है जो अपना वक्ष स्थल चंद्रमा के लिए खोल देती है। तो यहां आशा है कि चंद्रमा की जो रूप है वो समुद्र में उतार चढ़ाव का, यानी कि ज्वार भाटा लाने का काम करता है। तो यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है कि समुद्र रूपी जो स्त्री है वो अपने प्रेमी चंद्रमा से मिलने के लिए अपने सीने को खोल देती है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर पर्सोनिफिकेशन अलंकार है। द विंड्स दैट बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स, जो घंटों से हवा जो है साए साए करके चल रही है, तो यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं वी आर अपगैदर्ड, हम समान हो गए हैं, नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, उन सोते हुए फूलों के समान जिनको कुछ भी चल रहा हो ध्यान ही नहीं है। तो हमारा जो ध्यान है वो कहाँ पर है? धन को कमाने में और धन को खर्च करने में। उस सॉर्डेड बून की तरफ हमारा ध्यान है। तो फिर कभी कह रहे हैं फॉर दिस एंड फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ टेन। तो फॉर दिस का अर्थ है इस प्राकृतिक सुंदरता के लिए, एंड फॉर एवरीथिंग, और हर चीज जो प्रकृति में चारों ओर सुंदर फैली हुई है, उस सब चीज के लिए वी आर आउट ऑफ टून, हम आउट ऑफ टून हो गए हैं। हमारी जो हार्मोनी है वो मैटेरियलिस्टिक पोजीशंस के साथ है, भौतिक संसाधनों के साथ हमारी हार्मोनी है, और हम आउट ऑफ टोन किसके प्रति हो गए हैं? प्राकृतिक के प्रति, प्रकृति के प्रति, प्राकृतिक सुंदरता के प्रति। इट मूव्स अस नॉट। तो यहां पर कह रहे हैं कि जो प्राकृतिक सुंदरता है ये हमको मूव नहीं करती है, ये हमको अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करती है, हम तो अट्रैक्ट हो गए हैं सॉर्डेड बून की ओर। फिर वो प्रार्थना कर रहे हैं ग्रेट गॉड आई वुड रादर बी अ पैगन, हे भगवान काश मैं पैगन होता। पैगन वो धर्म है जो मूर्ति पूजा में विश्वास करता है, जो विभिन्न देवी देवताओं के एग्जिस्टेंस में विश्वास करता है, वो धर्म है पैगन। शक्ल्ड इन क्रीड आउटवार्न, क्रीड माने धर्म है, आउटवार्न मीन जो समाप्त हो गया है। तो कह रहे हैं हे भगवान काश मैं पैगन धर्म का अनुयायी होता। शकल्ड का मतलब अनुयायी, तो पैगन धर्म का अनुयायी होता, जो धर्म अब इस दुनिया में समाप्त हो गया है। तो क्या होता इससे? अगर वो अनुयायी होते तो क्या होता? तो वो कह रहे हैं क्या होता? सो आई माइट स्टैंडिंग ऑन द प्लीजेंटली, ताकि मैं इस सुखद चरागाह में खड़ा होता। हैव ग्लिम्स दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, और हैव ग्लिम्स, तो यहाँ ग्लिम्स का अर्थ है मैं झलक पाता उन देवी देवताओं की, एंड लेस फॉरलॉर्न, और मैं कम अकेला महसूस करता। तो इन लाइन को समझने की कोशिश कीजिए। कवि जो है एक चरागाह में खड़ा हुआ है और अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। तो अकेला महसूस क्यों कर रहा है? क्योंकि संसार जो है वो भौतिकवादी हो गया है और कवि जो है वो प्राकृतिकवादी है, प्रकृति का प्रेमी है। लोगों का ध्यान प्रकृति के प्रति नहीं है, उनकी हार्मोनी जो है वो मैटेरियलिस्टिक
पोजीशंस के प्रति है, और डिसहार्मोनाइज हो गए हैं वो नेचर के प्रति। तो कभी अपना आप को अकेला मानता है जो कि प्रकृति का अनुयायी है। तो कह रहा है काश अगर वो देवी देवताओं की झलक प्राप्त कर पाता तो अपने आप को कम अकेला महसूस कर पाता। फिर अगले कह रहे हैं हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, और समुद्र के देवता प्रोटियस को समुद्र से निकलते हुए देखता, और हियर द ट्राइटन, और दूसरे देवता का नाम लेता है ट्राइटन को देखता, बिलो हिज ब्रेस्ट हॉर्न, जो अपने क्रॉन्च को, अपने शंख को बिलो करता है। तो यहाँ दो देवी देवताओं की पौराणिक जो ग्रीक के देवी देवता हैं उनका नाम लिया है। तो इन देवी देवताओं की क्या क्वालिटी है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको हम समझते हैं। पहले बात करते हैं प्रोटियस की। देखिए ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार प्रोटियस जो है एक समुद्र का छोटा देवता है। तो ये क्या करता है, ये दोपहर के समय समुद्र से निकलता और चट्टानों की जो छाया होती है उस छाया में अपने आप को ये सोता हुआ पाता है, यानी कि समुद्र से निकल करके चट्टानों की छाया में सोता है दोपहर के समय। अगर कोई भी व्यक्ति दोपहर के समय इस प्रोटियस को पकड़ लेता है तो ये क्या करता है, ये रूप चेंज कर देता है, अपना शेप चेंज करता है, भयंकर रूप धारण कर लेता है और उस आदमी को डराने का प्रयत्न करता है। यदि वो आदमी नहीं डरता है तो ये उसका भविष्य बताता है। तो इसकी क्या क्वालिटी हुई, इसकी एक क्वालिटी हुई ये उस आदमी का भविष्य बताता है, और दूसरी क्वालिटी हुई ये शेप को चेंज करता है। दूसरी तरफ ट्राइटन है, तो ट्राइटन भी समुद्र का देवता है, और समुद्र के जो राजा हैं पोसीडॉन, कौन है, पोसीडॉन। तो ये पूछा जा सकता है, पोसीडॉन समुद्र का देवता है। तो इस पोसीडॉन का पुत्र है कौन, ट्राइटन। तो ये क्या करता है, दोपहर के जब ये समुद्र में लहरों में तूफान आता है तो उन तूफान को, उन लहरों को शांत करने के लिए, टू काम द वेव्स डाउन, यानी कि लहरों को शांत करने के लिए ये कॉन्च को ब्लो करता है, उस शंख को बजाता है। और इसका आकार क्या है, ये ऊपर मनुष्य का है, ऊपर तो मनुष्य का है और नीचे मछली का है। तो इस प्रकार इसका लाइन टू लाइन हुआ। अब हम इसके एमसीक्यूज पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है। द पोएम वर्ल्ड इज टू मच विद अस रिटन बाय, तो देखिए तो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ही है, पढ़ ही रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है द पोएम वर्ल्ड इज टू मच विद अस रिटन इन, ये ध्यान रख लीजिए इंपॉर्टेंट है, ये आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। व्हाट इज द जेनर ऑफ द पोएम वर्ल्ड इज टू मच, तो जेनर जो है ये एक पेट्राकॉन सोनेट है जो कि ऑक्टेव और सेस्टेट दो भागों में डिवाइड है। विच ऑप्शन एक्सप्लेन द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, देखिए वी आर अट्रैक्ट टू द वर्ल्ड एंड ए लॉट ऑफ एंड इट इज ए गुड थिंग, तो देखिए गुड थिंग तो नहीं है। द वर्ल्ड इज टू कॉम्प्लेक्स टू हैंडल, ये भी गलत है। द पीपल आर गिविंग टाइम टू देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये भी नहीं है। पीपल आर बिकम टू सो कंसर्न विद वर्ल्डली मटेरियल्स थिंग्स दैट दे हैव नेग्लेक्टेड द नेचुरल वर्ल्ड, तो यही आपका डी ऑप्शन इसका ठीक है। व्हाट डज पोइट क्रिटिसाइज इन द पोएम, तो देखिए क्या क्या क्रिटिसाइज करते हैं। पीपल्स एटीट्यूड टूवार्ड्स मटेरियलिज्म, इसको भी क्रिटिसाइज करते हैं। पीपल्स एटीट्यूड टूवार्ड्स नेचर, ये इसको भी क्रिटिसाइज करते हैं। द वर्ल्ड ऑफ द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इसको भी, तो यानी कि ये सभी आपके ऑप्शन ठीक हैं। व्हाट डज स्पीकर सजेस्ट दैट वी आर कंसर्न विद मटेरियल्स, तो देखिए हम भौतिक बात से जुड़े हैं, कौन सी लाइन इसमें सही बता रही है। तो वर्ल्ड इज टू मच विद अस लेट एंड सून, ये तो बता रही है लेकिन ये क्लियर नहीं बता रही। वी हैव गिवन आवर हार्ट अवे फॉर द सॉर्डेड बून, तो सॉर्डेड बून कौन सा है इस पंक्ति में दिखाई देगा तो सही लगेगा, लेकिन अगर ये अलग से लगा दी जाए तो ये सही एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। लिटिल बी सीन इन नेचर दैट इज आवर्स, हम प्रकृति में बिल्कुल नहीं देखते,
तो इसका जरूर नहीं प्रकृति में नहीं देख रहे हैं तो हम अपने अंदर झांक रहे होंगे, जरूर थोड़ी मेटेरियलिस्टिक बात कर रहे हों। गेटिंग एंड स्पेंडिंग बी ले बेस्ड ऑफ अ टाइप, तो ये लाइन जो है आपकी क्लियरली डिस्क्राइब कर रही है। हाउ मैनी ग्रीक गॉड्स आर डिस्क्राइब इन द पोइम, तो 2 ही ग्रीक गॉड्स के नाम आए हैं, आपको नाम पता है, अब बताना है आपको। हु आर द गॉड्स मेंशन इन द पोइम, तो ये प्रोटियस और ट्राइटन है, इन्हीं 2 देवताओं का नाम आया है। What is the quality of sea god प्रोटियस, तो प्रोटियस क्या कहता है, प्रोटियस जो है रूप चेंज करता है, और दूसरा क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये लोगों के भविष्य को बताता है, तो इसका बी ऑप्शन ठीक है आपका। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ ट्राइटन, ट्राइटन क्या है, वेव्स को शांत करता है और अपना शंख बजाता है, ए ऑप्शन हो गया। द सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, तो यहाँ पर सी को स्त्री माना है, तो ये आपका पर्सोनिफिकेशन हो गया, तो आपका सी ऑप्शन ठीक है। इसकी जो राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए सी डी सी डी, तो ये आपका ऑप्शन ठीक है। हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन द सोनेट पोइम, तो पोइम में 14 लाइन का सोनेट है, क्योंकि 8 और 6 में डिवाइड है। अगला, हु विशेस टू रिमेन पैगन इन द पोइम, तो कभी ही चाहता है कि वो पैगन बना रहे, तो पोइट हिमसेल्फ है, तो आपका ऑप्शन बी ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, द स्पीकर विशेस टू हैव व्हाट टाइप ऑफ बैकग्राउंड, तो 14 की तरह ही है कि वो पैगन बैकग्राउंड चाहता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।